हेलो दोस्तों, मेरा नाम लव कुमार नायक है। मैं आप लोगों का 10 on 10 कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। अब चलिए हम एक दूसरे से क्वेश्चन का सिलसिला शुरू करते हैं। तो मैं राहुल से पूछना चाहूँगा, मानव द्वारा उगाया जाने वाला प्रथम अनाज कौन था और यह किन दो पहाड़ियों के बीच शुरू हुआ? मानव समाज द्वारा उगाया जाने वाला प्रथम अनाज जौ और गेहूं था, जो कि सुलेमान पर्वत और किरथल पहाड़ी में उगाया गया था। अब मैं लव कुमार से प्रश्न पूछना चाहता हूं कि मानव समाज द्वारा उपयोग में लाया जाने वाला प्रथम औजार कौन था? मानव समाज द्वारा प्रथम उपयोग में लाया जाने औजार कुल्हाड़ी था। सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता की लिपि को पढ़ने का प्रयास किन किन दो व्यक्तियों ने किया? सर्वप्रथम हड़प्पा की लिपि को पढ़ने का प्रयास अंग्रेजों में बर्डन और भारतीयों में नटवर झा ने किया था, लेकिन ये दोनों ही असफल रहे। अब सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि के बारे में बताइए। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि पिक्टोग्राफी लिपि थी, जिसे हम हिंदी में भावचित्रात्मक लिपि कहते हैं, जिसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। इस लिपि का और अन्य नाम है, जैसे कि गौमूत्र लिपि, सर्पिलाकार लिपि और बुष्टाभेदन लिपि। वेदत्रयी किन तीन ग्रंथों को कहा जाता है? वेदत्रयी ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को कहा जाता है। पंचम वेद किसे कहते हैं? पंचम वेद 18 पुराणों को कहा जाता है। मगध के शक्तिशाली होने का कारण बताइए। मगध, चूंकि यह सोन और गंगा के दबाव पर स्थित था, इसी कारण यह शक्तिशाली था। साथ ही में यह चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ था, जिसके कारण वहाँ के आक्रमणकारियों को पहुँचने में कठिनाई होती थी। चूंकि नदी है तो आसपास जंगल भी होंगे, जंगल होंगे तो वहाँ पर जंगली जंतु और पेड़ पौधे भी होंगे, जिससे उन्हें युद्ध में लड़ने के लिए हाथी और घोड़े मिल जाएंगे और रथ बनाने के लिए लकड़ी भी मिल जाएगी। और साथ में वहाँ पर पहाड़ी है तो वहाँ पर खनिज भी मिलेंगे, जिससे वहाँ वो औजार बना सकते हैं। कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? कालीबंगा, जो कि राजस्थान में स्थित है, यह घग्गर नदी के किनारे स्थित है। आप मुझे जैन मत और बौद्ध मत में तीन समानता बताइए। जैन मत, पहला, दोनों ही पुनर्जन्म पर विश्वास करते थे और कर्म पर विश्वास करते थे, और दोनों ही नास्तिक थे। ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में 5 अंतर बताइए। ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में अंतर। ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना हुई है और उत्तर वैदिक काल में यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की रचना हुई है। ऋग्वेद पशुचारक था, जबकि उत्तर वैदिक काल कृषि आधारित था। ऋग्वेद में महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, जबकि उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति गिरी हुई थी। ऋग्वैदिक काल में मुख्य देवता इंद्र था, जबकि उत्तर वैदिक काल में मुख्य देवता प्रजापत्य था। ऋग्वैदिक काल में तांबे का प्रयोग किया जाता था और उत्तर वैदिक काल में लोहे का प्रयोग किया जाता था। बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति कौन से शासक के काल में हुई? बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति बिंबिसार के काल में प्राप्त हुई। चौथी बौद्ध संगति किसके शासन काल में और किसकी अध्यक्षता पर हुई? चौथी बौद्ध संगीति के समय कनिष्क का शासन काल था। इसके अध्यक्ष वसुमित्र थे और उपाध्यक्ष अश्वघोष था। यह कुंडल वन में हुआ था। शुंगों का स्वाभाविक शत्रु किसे कहा जाता है? शुंगों का स्वाभाविक शत्रु यज्ञसेन को कहा जाता है। किसने दो अश्वमेध यज्ञ प्लस एक रासु यज्ञ करवाया था? सातवाहन वंश के प्रतापी शासक सतकर्णी प्रथम ने 2 अश्वमेध यज्ञ और एक राजस्व यज्ञ कराया था। इसकी जानकारी हमें नानाघाट अभिलेख या नागनिका अभिलेख से मिलती है। पतन मृगदाय मंदिर का निर्माण किसने कराया? इसे गुप्त वंश के गुप्त काल के संस्थापक श्री गुप्त ने करवाया था। अप्रतिरथ की उपाधि किन गुप्त काल के राजाओं ने धारण की थी? अप्रतिरथ की उपाधि गुप्त वंश के समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण की थी। किस अभिलेख में समुद्रगुप्त को खुश होने पर कुबेर और दुखी होने पर यमराज की संज्ञा दी गई है? इसे एरड़ अभिलेख में दिया गया है, जो कि भानुगुप्त का है। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में किन शासकों की जानकारी मिलती है? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, जिसकी रचना हरिसेन ने की है, जिसकी लिपि ब्राह्मी और यह विशुद्ध संस्कृत में लिखा गया है। इस अभिलेख में पहले से 6वें लाइन तक अशोक की जानकारी मिलती है और 7वें से 24वें लाइन तक समुद्रगुप्त की जानकारी मिलती है। इसमें बीरबल ने अकबर के बारे में उत्कीर्ण करवाया था और इसी में हमको जहांगीर की भी जानकारी मिलती है। एहोल प्रशस्ति किसकी रचना है? इसमें हमको क्या जानकारी मिलती है? एहोल प्रशस्ति रवि कीर्ति की वर्मा है, जो कि एक जैन कवि था, जिसमें हमें हर्षवर्धन के बारे में जानकारी मिलती है, जो कि नर्मदा नदी में पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच युद्ध हुआ, जिसमें हर्षवर्धन की पराजय हुई। चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों के बारे में बताइए। चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न वराहमिहिर, वरुचि, वेताल भट्ट, अमरसिंह, कालिदास, धन्वंतरी, घटाकर्पण, क्षणपक और शंकु।
कोप्पम का युद्ध किनके किनके बीच हुआ था? ओप्पम का युद्ध राजाधिराज और सोमेश्वर प्रथम के बीच हुआ था, जिसमें सोमेश्वर प्रथम ने राजाधिराज को मौत के घाट उतार दिया। किसने 72 दूत मंडल को चीन भेजा था? चोल वंश के शासक कोलतुंग प्रथम ने 72 व्यक्तियों का दूत मंडल व्यापार हेतु चीन भेजा था। ब्रह्म सिद्धांतिका का अरबी अनुवाद बताइए। नहीं पता, सॉरी। तो बताएंगे। ब्रह्म सिद्धांतिका का अरबी अनुवाद जल जाफरी नाम से है। इसको अरबी आक्रांता मोहम्मद बिन कासिम ने जाते समय ले गए थे। गोरी ने प्रथम आक्रमण कहाँ किया तथा वहाँ आक्रमण करते समय किस वंश का शासन था? गोरी का प्रथम आक्रमण पेशावर में हुआ था और नहीं, गोरी का प्रथम आक्रमण पंजाब में हुआ था। पंजाब के शासक था भीमपाल द्वितीय, जो कि चालुक्य शासक था। गलत है सही? गलत तो सही बताइए आंसर। गोरी का प्रथम आक्रमण 1175 में मुल्तान में हुआ था। इस समय इस वंश का शासन कर्मई वंश इस समय का शासन कर रहा था। बलबन के सैन्य विभाग को क्या कहते हैं? बलबन के सैन्य विभाग को दीवान अरिद कहते हैं। बलबन के राजत्व सिद्धांत को बताइए। बलबन का राजत्व का सिद्धांत जिसे न्यायबद्ध खुदाई कहते हैं, इसका अर्थ ईश्वर का प्रतिनिधि होता है। एके ने अपने कौन से अभियान में वह राजनीतिक दृष्टि से असफल रहा? अलाउद्दीन खिलजी का मदुरई के युद्ध में वह राजनीतिक दृष्टि से असफल रहा। अलाउद्दीन खिलजी ने किस अभियान के तहत माली काफूर को खरीदा था? अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात अभियान के तहत, जिसमें नुसरत खां और उल्गू खान ने नेतृत्व किया था, इसी अभियान के तहत उसने मालिक काफूर को 1000 दिनार में खरीदा था। इसलिए मालिक काफूर को 1000 दिनारा के नाम से भी जाना जाता है। अकबर के 9 रत्नों के बारे में बताइए। अकबर के 9 रत्न है, पहला है फैजी, फिर है अबुल फजल, उसके बाद है मानसी, उसके बाद है बीरबल, फिर है टोडरमल, फिर है हकीम हुकाम, मुल्ला दो प्याजा और तानसेन। भारत का प्रथम अभिलेख किसे माना जाता है? भारत का प्रथम अभिलेख नहीं जानते तो कुछ भी बता दो अभिलेख के बारे में। अभिलेख चलो आप बता दो। पिपरहवा का कलश अभिलेख। पूरा कीजिए ना। पिपरहवा का कलश अभिलेख भारत का प्रथम अभिलेख, पूरा तब तो समझ पाएंगे ना लोग। बोलो फिर से। भारत का प्रथम अभिलेख पिपरहवा का कलश अभिलेख को माना जाता है। किसकी सेना 8 कोस जाती थी और उसके आने वाली समस्त चीज को नष्ट कर देती थी? हर्षवर्धन, जो कि हिंदू काल का अंतिम सम्राट है। इसी की सेना लगातार 8 कोस चलती थी और अपने आने वाले समस्त दुश्मनों का समूल नाश कर देती थी। रोहतासगढ़ का किला शेर शाह सूरी ने किस अभियान के तहत बनाया? रोहतासगढ़ का किला शेर शाह सूरी ने घक्कर अभियान के तहत बनाया था। किस किले को अकबर ने सोने की चाबी से खोला था? अकबर का अंतिम अभियान असीरगढ़ का अभियान था, जो कि 1601 में अभियान को जारी किया गया था। इसी अभियान में उसने सोने की चाबी से खोला था। मौर्यकालीन गुप्तचर विभाग के बारे में बताइए। मौर्यकालीन गुप्तचर ये 2 प्रकार की होती थी, संस्था और संचार। संस्था एक जगह रहती थी, लेकिन संचार घूम घूम कर होती थी। गुप्तकालीन वैश्यावृत्ति को क्या कहते थे? गुप्तकालीन वैश्यावृत्ति को गणिका कहते थे, जबकि मौर्यकालीन वैश्यावृत्ति को रूपजीवा कहते थे। तुजुक ए जहांगीरी को पूरा करने का श्रेय किसे जाता है? तुजुक ए जहांगीरी को पूरा करने का श्रेय मौत बिन खां को जाता है। आत्मकथा का सम्राट किसे कहा जाता है? आत्मकथा का सम्राट मुगल वंश के संस्थापक बाबर को कहा जाता है। इसकी आत्मकथा का नाम है तुजुक ए बाबरी। शाहजहां के स्थापत्य के बारे में बताइए। शाहजहां इसने ताजमहल बनवाया है आगरा में, लाल किला बनवाया है दिल्ली में और मोती मस्जिद बनवाया है आगरा में। जंजीर का न्याय किसने और किस किले और किस नदी के किनारे बनवाया है? जंजीर का न्याय जहांगीर ने आगरा नदी के किनारे न्याय का जंजीर जहांगीर ने आगरा के किले के सामने यमुना नदी के किनारे में बनवाया है। अबुल फजल की हत्या किसने की? अबुल फजल की हत्या सलीम के कहने पर मध्य प्रदेश के उसके मित्र वीर सिंह बुंदेला ने किया। भारत की प्रथम जासूसी किताब किसे कहा जाता है? भारत की प्रथम जासूसी किताब
मुद्रा राक्षस को कहा जाता है, जिसकी रचना विशाख दत्त ने की है। आप मुझे बताइए कि लोहे के आविष्कार से सामाजिक जीवन में क्या प्रभाव पड़ा। लोहे का आविष्कार, चूंकि इसका आविष्कार उत्तर वैदिक काल में हुआ। चूंकि लोहा एक कठोर पदार्थ होता है, तो कठोर तत्व होता है, जिससे इसमें लोग पेड़ों को काटने लगे। पेड़ों को काटेंगे तो वहाँ पर कृषि होगी, अत्यधिक कृषि होगी तो लोग ज़्यादातर बाहर ही रहेंगे। तो यहाँ पर हुआ पहला स्थायी जीवन लय रोग, और महिलाएं घर में ही रहने लगी, जिससे महिलाओं की स्थिति बहुत ही नीचे चली गई। महिलाओं की स्थिति गिरावट हुई। खमनौर का युद्ध किसे कहते हैं? हल्दी घाटी के युद्ध को खमनौर का युद्ध कहते हैं। इसको अबुल फजल ने संबोधित किया है, जबकि हल्दी घाटी के युद्ध को बदायूनी ने गोगुंदा का युद्ध कहा है। बिंबिसार ने कौन कौन से साम्राज्य विस्तार नीति का अनुसरण किया। बिंबिसार ने युद्ध, कूटनीति और मित्रता का सहारा लिया, जिसमें उसने विवाह नीति में पंजाब की क्षेमा से, वैशाली के छलना से जो कि चेटा की पुत्री थी, और कौशल के महाकौशल से जो कि प्रसेनजीत की बहन थी, और बुद्ध से मित्रता भी किया। अजातशत्रु को और किन नामों से जाना जाता है? नहीं पता क्या कर थोड़ा इसको भूल रहा हूँ, बता दीजिए। अजातशत्रु को गुरिक या प्रथम पितरहंता भी कहा जाता है। भारत का प्रथम सीजनियन शासक किसे कहा जाता है? भारत का प्रथम सीजेरियन शासक बिंदुसार को कहा जाता है, जो कि अशोक का पुत्र था, नहीं, जो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। भूतेला का युद्ध किन किन शासकों के मध्य लड़ा गया। भूतेला नहीं पता। भूतेला का युद्ध, जिसे रणथंभौर का युद्ध भी कहते हैं, यह इल्तुतमिश और जयद्रथ सिंह के बीच लड़ा गया। क्वेश्चन खत्म हो गया सर। क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है। तो जोरदार तालियां इन दोनों के लिए।